हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने देखी होगी इतिहास और भूगोल की कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की जो किताबें आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, आपको हर हाल में 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है। बिना एनसीईआरटी किताबें पढ़े बड़ा मुश्किल है, आपका एक बेस मजबूत होगा। और कहते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आपको समझाती हैं, और जो स्पेशल बुक्स होती हैं ना, वो आपको बताती हैं। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति में या जानने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। और एक आपका बेस मजबूत होता है। जिस तरह से आप लोग इमारत खड़ी करते हैं ना, तो नीचे गड्ढे करते हैं, एक तरह से आप देखिए बेस भरने के लिए, जिसे नींव कह देते हैं। तो उसी तरह से एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करेंगी, एक एक शब्द के बारे में आपको उसका मतलब समझाएंगी, और इससे आगे आप लोगों को मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में हर जगह मदद मिलेगी। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले आप लोग एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसकी सभी किताबों को पढ़ लीजिए, कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की। ऐसा मत करिए कि पहले आप लोगों ने कक्षा छठवीं के सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ी फिर 7वीं की पढ़ी। इस तरह से आपकी लय जो बनी रहती है, जो जुड़ाव होता है, वो टूट जाता है। तो एक सब्जेक्ट को उठाइए, उससे अच्छे से खत्म कर लीजिए। और जब आप लोग पहली बार पढ़े ना, तो उस समय कोई आप लोगों को नोट्स बनाने का काम नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है, एक एक लाइन को समझना है, पैराग्राफ को समझना है। और बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा नोट्स बनाने का काम क्या करना है, नोट्स में आपको क्या शामिल करना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ आपसे कि अधिकतर नोट्स बनाने का काम अपने दिमाग में करना है। और नोट्स तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब पेपर नज़दीक हो आपका, तो उस समय आप लोग रिवीजन कर सकें। तो नोट्स में वही शामिल करते हैं जो आप लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत महसूस होती है। जो आपको हमेशा याद रहेगा उसे आप लोग नोट्स में क्यों शामिल करेंगे। और अगर आप लोग यूपीएससी से संबंधित कुछ नहीं जानते हैं, जीरो है आप लोग बिल्कुल, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट सूची में जो क्लासें पड़ी हुई है इसे कवर कर लीजिए। आप लोग एक एक सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। यूपीएससी एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ली हुई है। और एनसीईआरटी से संबंधित भी कोई डाउट है तो एनसीईआरटी फॉर बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे देख लीजिए। कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे आप लोग, और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप लोग खरीदने जाएंगे तो इस तरह का कवर पेज आपको मिलेगा। और सामाजिक विज्ञान की है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 के नाम से कक्षा छठवीं के लिए है। ये भारतीय समाज के बारे में आप लोगों को बताती है, भारतीय जो राजनीति है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताती है। तो इसे आप लोग पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और शांति से पढ़िएगा। और देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी गई है, एक विश्वसनीय संस्था है। और इसीलिए आप देखते हैं इसमें जो आंकड़े रहते हैं वो भरोसे वाले आंकड़े रहते हैं। और एक किताब खरीदने जाएंगे तो 65 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का, जो रिसर्चर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका योगदान है इस किताब को लिखने में। तो ये नाम भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये भारत का संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना दी गई है, और पूरे संविधान का आप लोग निचोड़ कह लीजिए इसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था, इसीलिए आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, इसलिए 15 अगस्त को आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, इसलिए 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में,
और आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगी हुई थी। तो आप देखेंगे इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे यहाँ जो किताब कैसे इस्तेमाल करें ये दिया गया, ये भी पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। आगे किताब के बारे में आपको बताया जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्यों, जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय का एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसीलिए इसे बदलने की जरूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा और सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और इसे नए विषय ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस तरह से अलग है, तो इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें 3 तत्वों का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं और इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया है कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृत्तांतों या केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। और बड़ा उदाहरण देकर, कहानी देकर आप देखते हैं कि इस किताब में आपको समझाया जाता है सब कुछ। अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बन सके और वे तथ्यों और सूचनाओं तक सीमित रह जाएं। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वे हैं सूचनाओं की कटौती। पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें और परिभाषाएं कम से कम रखी गई हैं। जब आप लोग देखिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले भी क्वेश्चंस देख लिया करिएगा और जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े होते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श और यथार्थ में संतुलन बना रहे। बच्चे बाहर के तमाम अनुभव को लेकर कक्षा में आते हैं। इस किताब में विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ से उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने की अवसर देती है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है और इसके साथ ही यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों पर बल दिया गया है और जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उनको भी आधार बनाया गया है। यह किताब 4 इकाइयों में बटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। ये विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं आजीविका। प्रत्येक इकाई में 1 से अधिक पाठ हैं जो इन अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और देखिए हर पाठ की शुरुआत एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक पाठ 2 तत्वों से शुरू होगा जिनके जरिए बच्चों में उस पाठ के प्रति रुचि और उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता पैदा होगी। इन्हें पढ़िएगा। आप लोग कहीं कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इन किताबों को आप लोग ख़त्म करिएगा पढ़ के। और अब आप देखेंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इकाई 1 में आप देखेंगे विविधता। इसमें अध्याय 1 में विविधता की समझ देखेंगे। अध्याय 2 में विविधता और भेदभाव देखेंगे आप लोग। अध्याय अब देखेंगे इकाई 2, इसमें सरकार के बारे में। आप लोग सरकार सुनते रहते हैं ना, तो अध्याय 3 में सरकार क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख मुख्य तत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप देखते हैं हम कहते रहते हैं ना कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इकाई 3 में आप लोग स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में पंचायती राज, अध्याय 6 में गाँव का प्रशासन, अध्याय 7 में नगर प्रशासन देखेंगे। जो स्थानीय आप देखते हैं ना सरकार रहती है ना, पंचायत, उसी की बात हो रही है। इकाई 4 में आप लोग आजीविकाएं पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं, शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से टोटल आपको 9 अध्याय पढ़ना है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 में जो मूल कर्तव्य दिए गए ना आपको नागरिकों के, उसके बारे में बताया गया है। और देखिए मौलिक यानी मूल कर्तव्य कहने का सीधा सा मतलब वही है कि देखते हैं संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए आप लोगों को, तो भाग 4 का में आपको अधिकार क्या, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब वो आप लोगों ने कहावत सुनी है ना, कोई आंख बंद करके आप पर भरोसा कर रहा है अंधों की तरह, तो उसका भरोसा बनाए रखना, उसे अंधा साबित ना करना आपका कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए आपको अधिकार मिले हुए हैं, संगठन बनाइए, आप बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ऐसा भी मत बोलिए कि आप देश को एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने लगे। तो अनुच्छेद 51 का में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब जबरदस्ती नहीं है,
राष्ट्रध्वज का आदर करना, लेकिन आपका भी तो कर्तव्य है, करना चाहिए आपको। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आपने देखा होगा हमारे देश में जब आंदोलन होते हैं तो सरकारी संपत्ति को जलाने लगते हैं। अरे भाई, आंदोलन करना आपका अधिकार है, तो मौलिक कर्तव्य भी तो है कि सार्वजनिक संपत्ति को आप लोग सुरक्षित रखें, उससे दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निर्मित निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। चलिए पहला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, एक नज़र डाल देते हैं। कोई हम पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग, इकाई 1 है। यहाँ बड़ी कहानियाँ के रूप में आपको समझाया गया, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, कहीं कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। विविधता, ये आप पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। यहाँ हमने सोच समझकर विश्लेषण और क्रिया की स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलेगा। चलिए देखिएगा, आप लोग समझिएगा, ठीक है। विविधता की समझ आप लोग देखेंगे और इस तरह से आप लोग देखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही नॉर्मल शब्द लिखे गए हैं, एक एक शब्द को आप लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कहानी के रूप में आप लोग पढ़ेंगे। और फिर भी अगर होता है कहीं परेशानी तो आप लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जीमेल के जरिए नीचे कमेंट करके अपनी जो भी सवाल हैं, जो भी परेशानी है, बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और बताना भी चाहिए आप लोगों को। क्या करना चाहिए? बताना भी चाहिए। और कहते हैं ना कि विविधताओं भरा देश है हमारा, ये भी आप लोग देखते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे, आपका अध्याय खत्म होगा। अभ्यास के लिए नीचे क्वेश्चंस दिए रहे होंगे, इन्हें आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और इनके आंसर देने की कोशिश करना है। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो नीचे आप लोग जरूर बताइएगा। वरना भारतीय समाज की जो राजनीति की दूसरी किताब है, कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 के नाम से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में।